कहानी की शुरुआत में हमें मेल लीड और फीमेल लीड की मॉम्स को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे आई हुई थी। मेल लीड सियोंग हो जो कि एक काफी फेमस आर्किटेक्ट है और फीमेल लीड रियू यूएस में बहुत ही फेमस एक टेक कंपनी में जॉब करती है। सियोंग हो और रियू जब 5 साल के थे तब से उनकी मम्मियां दोस्त है, पर क्योंकि दोनों के ही बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से सेटल्ड है इसलिए उनकी मम्मियों के बीच हमेशा बहस होती रहती है कि रियू और सियोंग हो में कौन सबसे अच्छा है। सियोंग हो की मॉम बताने लग जाती है कि वो तो कोरिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी का टॉपर रह चुका है। हाल ही में उसने जो नेशनल लाइब्रेरी डिजाइन किया उसके लिए उसे बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड मिलने वाला है। उसने इतने कम उम्र में भी अपनी कंपनी भी खोल ली है। इसके साथ ही वो नेशनल लेवल का स्विमर भी है। जो सुन रियू की मॉम भी शुरू हो जाती है कि मेरी बेटी भी यूनिवर्सिटी टॉपर है। यूनिवर्सिटी से पास आउट होते ही उसे यूएस के सेकंड मोस्ट रिचेस्ट बिजनेसमैन की कंपनी से जॉब ऑफर आया था। अब इन दोनों की बहस को उनकी दोस्त इतनी बार सुन चुकी है कि इन्हें तो अब मुंह ज़बानी सब कुछ याद हो गया है, इसलिए दोनों इन्हें छोड़कर बिंदास आगे जाने लगते हैं और बेट लगाने लग जाते हैं कि आज बहस में कौन जीतेगी। इसके बाद हमें वो अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है जहाँ पे आज सियोंग हो को अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा था, इसीलिए उसकी कंपनी का को सीईओ म्योंग और एक एम्प्लॉय उसके लिए चिंता कर रहे थे। वहीं तो सियोंग हो तो एक फ्यूनरल डायरेक्टर के साथ बात कर रहा था जहाँ वो उन्हें बताता है कि वो एक मेमोरियल पार्क डिजाइन करना चाहता है जहाँ लोग अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स एंड दोस्तों की मेमोरीज को याद करने के लिए आया करेंगे। डायरेक्टर को उसका आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। इधर अवार्ड का टाइम होने ही वाला था, इसीलिए को सीईओ म्योंग इसे कॉल करता है। तो सियोंग हो टाइमली वहाँ पहुँच जाता है और अवार्ड रिसीव करता है, जिसके बाद ही तुरंत वो अपने अगले काम के लिए निकल जाता है। इधर रियू की मॉम अपने फ्रेंड्स को रियू की शादी का इन्विटेशन कार्ड देती है। 1 महीने बाद यूएस में उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए मॉम तो बहुत ज्यादा हैप्पी थी, इसलिए सारे फ्रेंड्स उन्हें कांग्रेचुलेट करती है। वहीं इधर हम रियू को देखते हैं जो कि आज बिना किसी को बताए साउथ कोरिया आ गई थी। उसे पिक करने उसकी बेस्ट फ्रेंड मोयुम आती है जो कि एक पैरामेडिक थी। तो इतने सालों बाद मिलकर दोनों फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। रियू काफी साल बाद आए थे, इसीलिए उनके लोकेलिटी में काफी कुछ बदल गया था। रियू यहाँ का खाना बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए दोनों राइस केक खाने के लिए हाई स्कूल टाइम में जिस रेस्टोरेंट में खाते थे वहाँ जाते हैं, जहाँ दोनों अपने पुराने दिनों की बातें करते हुए खाना खाते हैं। लेकिन तभी शॉप में रियू का भाई आ जाता है, इसलिए रियू जल्दी से साइड में घूम जाती है और मोम को भी छुपने के लिए कहती है। तो भाई के जाने के बाद मोम उससे पूछती कि आखिर तुझे हुआ क्या, अपने भाई से क्यों छुप रही है। इस पे रियू बहाना कर देती कि वो अपनी फैमिली को सरप्राइज करना चाहती है। इसमें वो मोयुम को हेल्प करने के लिए कहती है। तो दोनों उनके घर को सजाने के लिए कुछ बलून्स वगैरह साथ लेकर आने लगती है और मोयुम को एक इमरजेंसी केस के लिए कॉल आता है, इसलिए उसे रियू को छोड़कर जाना पड़ता है, जिससे रियू तो अकेली पड़ जाती है। और अब उसे अपनी फैमिली के सामने आने से डर लग रहा था क्योंकि रियू ने कुछ तो गड़बड़ किया था। फिर भी वो हिम्मत करके घर की ओर जाने लगती है। रास्ते में वो एक जगह रुकती है जहाँ बचपन में एक सोना हुआ करता था, जहाँ बचपन में रियू और सियोंग हो के मॉम्स इन दोनों को नहाने ले जाया करते थे। इसके बारे में याद करके रियू को तो काफी एम्बैरेसिंग लगने लगता है। रियू आसपास घूमकर देखने लगती है कि आखिर यहाँ पे किसने बिल्डिंग बनाई है। तभी पीछे से सियोंग हो आता है, उससे पूछता है कि कौन हो तुम। दोनों एक दूसरे को इतने साल बाद देखकर थोड़ा हैरान होते हैं। सियोंग हो पूछते है तुम यहाँ क्या कर रही हो। रियू कहती है तुझे क्या, मैं यहाँ जो भी करूँ। सियोंग हो कहता है कि तू मेरी जमीन के ऊपर खड़ी है। रियू तो उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है। सियोंग हो कहता है ये मेरा ही ऑफिस है, इसीलिए अपना पैर हटा और यहाँ से जा। रियू चिढ़कर जाने ही लगी थी कि तभी वो रास्ते की एक तरफ से अपनी मॉम को आता हुआ देखती है और दूसरी ओर से उसके डैड आ रहे थे, इसीलिए वो सामने पड़े एक बड़े कार्टून के अंदर छुप जाती है और सियोंग हो को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। और उसकी ट्रॉली बीच रोड पर रह गई थी। तभी यहाँ उनकी मॉम्स पहुंच जाती है, जो लोग सियोंग हो को काफी टाइम बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले हफ्ते सियोंग हो के इस ऑफिस की ओपनिंग है, इसके लिए सभी लोग इसे बधाई देते हैं। मॉम उसे घर चलने के लिए कहती है, तो सियोंग हो ने थोड़ी देर बाद आता हूँ कहकर जाने के लिए कहता है। पर तभी इन सबकी नजर पड़ती है ट्रॉली पर, तो ये सभी आसपास देखने लग जाते हैं कि आखिर किसने ये ट्रॉली बीच रास्ते में रखा है। सियोंग हो को पता नहीं था कि ये रियू का है, इसीलिए उससे पूछने पर कहता है कि मैं नहीं जानता। पर तभी रियू उसके पैर में मारती है, तो ये समझ जाते हैं कि ये रियू का है, इसीलिए कहता है कि हाँ ये मेरा ही है। तो ये लोग उसका सामान रखवाने में उसकी हेल्प करने की बात करते हैं। तो सियोंग हो उन सबको कैसे भी करके समझा बुझाकर घर भेज देता है। फिर वो रियू से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम इन सब से क्यों छुप रही थी। रियू जवाब नहीं देती तो सियोंग हो उसे बाहर नहीं आने दे रहा था, पर रियू कार्टून फाड़ के बाहर आ जाती है। सियोंग हो फिर से पूछता है कि वो छुप क्यों रही थी। रियू टॉपिक चेंज करते हुए कहते हैं कि तेरा ऑफिस तो बहुत अच्छा है। वॉशरूम यूज करने के बहाने वो उसके ऑफिस के अंदर चली आती है, फिर पूरे ऑफिस के अंदर घूमने फिरने लग जाती है। वहीं सियोंग हो उसे बार बार घर जाने के लिए कह रहा था, रियू तो हर बार टॉपिक चेंज करके कुछ ना कुछ पूछने लग जाती है। उसके सवाल खत्म होने के बाद सियोंग हो फिर से उसे जाने के लिए कहता है, पर रियू हड़बड़ी में ऊपर की ओर जाने के चक्कर में वायर से फंसकर गिर जाती है। इस चक्कर में एक बुक शेल्फ उसके ऊपर गिरने वाला था, पर सियोंग हो उस बुक शेल्फ को पकड़ लेता है, लेकिन उसके अंदर रखी हुई एक बहुत ही भारी मेटल की मूर्ति सियोंग हो के पीठ पे गिर जाता है। इससे उसे बहुत दर्द होता है, तो रियू उसके कपड़े उठाकर उसके पीठ पे देखने लग जाती है, जहाँ इस भारी मेटल के चोट का निशान तो था ही, साथ ही उसकी पीठ पर एक बड़े कट का निशान भी था। इसे देखकर उसे उनके बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है, जब छोटी रियू सियोंग हो को बचाने के लिए दूसरे लड़कों से लड़ रही थी, तब गलती से उसका धक्का सियोंग हो को लग गया था, जिस वजह से नुकीले तारों से सियोंग हो के पीठ पर चोट लग गया था। रियू को बहुत बुरा लगता है, कहती कि अभी भी ये निशान है। सियोंग हो कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम जब भी मेरे आसपास होती हो तो हमेशा मुझ पर ही मुसीबत आती है। रियू कहती है अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सियोंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम सॉरी तो नहीं कहोगी, पर प्लीज क्या तुम अपने घर जा सकती हो। रियू कहती है मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का। तो सियोंग उस मूर्ति को उठाकर कहता है कि वैसे ये मूर्ति 17 मिलियन वॉन का है। ये सुनते ही रियू उस मूर्ति को उससे छीन कर साफ करने के बाद धीरे से उसे रख देती है।
और कहती है ये तो एकदम ठीक है, इससे कुछ भी नहीं हुआ। तो सियोंग कहता है कि अब और ज्यादा नाटक मत करो, सीधे घर चलो और आंटी को सब कुछ सच बता दो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे बात कर लो। तो दोनों घर जाने के लिए तैयार होते हैं। इधर मोयुम अपनी टीम के एक बंदे के साथ एक घायल इंसान को रेस्क्यू करने जाती है। इसने बहुत शराब पीकर गिर पड़कर बहुत घायल हो गया था। मोयुम उसकी कंडीशन देखकर समझ जाती है कि इसे डायबिटीज है और उसे काफी चोट भी आई थी, इसलिए वो उसे चेक करने जाती है। पर वो इंसान तो मोयुम पर ही चिल्लाने लग जाता है, उसे अकेला छोड़कर जाने के लिए कहता है। मोयुम को ऐसे इंसान को टैकल करना आता था, इसलिए वो उसे चुपचाप से हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। और ये शराबी तो एक बोतल तोड़कर उन्हें डराने लग जाता है। तो आसपास के सभी लोग डर के पीछे भागने लगते हैं, पर मोयुम उसे शांत कराने लगती है। लेकिन वो शराबी तो अटैक भी कर सकता था। तभी यहाँ एंट्री होती है सेकंड मेन लीड दानो की, जो अपने आप को रेड बेल्ट बताकर शराबी से लड़ने जाता है, मगर खुद ही उसके सामने फिसल कर गिर जाता है। और तभी मोयुम एक जोरदार किक मारती है, इससे बोतल और शराबी दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तब वो शराबी को प्यार से हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, इसे भी डर के मारे मान जाता है। दानो को भी हाथ में चोट लगी थी, तो वो भी उनके साथ हॉस्पिटल जाता है। सियोंग और रियू दोनों साथ में अपने अपने घर की ओर आ रहे थे, क्योंकि दोनों का घर आमने सामने था। रियू सामने एक डिलीवरी बॉय के हेलमेट को देखकर कहती है, क्या वो बंदा मुझे अपना हेलमेट देगा? सियोंग कहता है, तुम्हें हेलमेट क्यों चाहिए? सामने ही तो हमारा घर है। पर रियू को पता था कि आज उसके घर में उसे मार तो पड़ने वाली है, इसलिए वो यहीं से अपनी ट्रॉली से सारे कपड़े निकाल कर पहन लेती है, कि उसकी पिटाई भी हो तो उसे कम लगे। सियोंग तो उसे पूरे रास्ते चिढ़ाते हुए आता है, फिर उसके घर के सामने उसे छोड़कर जाने ही लगा था। तो रियू उसे पंच मारने के लिए कहती है, चेक करने के लिए कि इतना सब कुछ पहनने के बाद भी उसे दर्द होगा या नहीं। सियोंग मना कर देता है। इस पर रियू कहती कि आज मैं बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली हूँ, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ रात को रुकना चाहोगे? ये बोलकर उसके साथ रहने के लिए उसे मनाने लग जाती है। सियोंग उसे दूर भगाने लग जाता है और पूछते कि आखिर तुमने क्या है जो तुम इतना डर रही हो? रियू कहती कि आज मेरा काम तमाम होने वाला है, इसीलिए मैं मम्मी को अकेले फेस नहीं कर सकती। सियोंग कहता है, बता तो सही क्या किया तुमने? रियू धीरे से कहती कि मैंने शादी कैंसिल कर दी। सियोंग थोड़ा जोर से बोलने के लिए कहता है। रियू जोर से बोल देती कि मैंने शादी कैंसिल कर दी है। अभी सियोंग कहता है कि पीछे तेरी मॉम खड़ी है। रियू को पहले ये मजाक लगता है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है सच में उसकी मॉम खड़ी थी। इवन उसके डैड एंड सियोंग की मॉम ने भी ये बात सुन लिया था, जिन्हें देखकर रियू हैरान हो जाती है। फिर इस बात को कवर अप करने के लिए उनके पास जाती है, उन्हें बड़े कैजुअली बताती है कि मैंने शादी कैंसिल कर दी। जो सुनकर उसके मॉम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसकी पिटाई करने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाती है। 1 महीने पहले तुम शादी कैसे कैंसिल कर सकती हो? रियू तो सियोंग के पीछे छुपकर उन्हें समझाने की कोशिश करने लग जाती है। इस चक्कर में सियोंग को उसकी मॉम की मार पड़ने लग जाती है। सियोंग उन्हें थोड़ा शांत कराता है, इसकी बात सुनने के लिए कहता है। मॉम शादी कैंसिल करने का रीजन पूछती कि क्या उस जुन ने शादी के लिए मना कर दिया? क्या उसने तुम्हें चीट किया? अगर ऐसी बात है तो मैं खुद जाकर उसे सबक सिखा कर आऊंगी। पर रियू कहती कि उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी ही थी। जो सुन सब लोग हैरान होते हैं। मॉम कहती कि फिर क्या तूने उसे चीट किया? ये बोलकर फिर से उसे मारने के लिए पीछे पड़ जाती है। बेचारे सियोंग को फिर से उनकी मार खानी पड़ती है। ये देखकर रियू के डैड उनके बीच आकर उन्हें रोकते हैं और एक बार रियू की पूरी बात सुनने के लिए कहते हैं। रियू कहती कि मैं पूरी बात कहूँ उससे पहले मुझे प्रॉमिस करिए कि आप मुझे नहीं मारोगी, मैं जो भी कहूँ उसके बाद। मॉम प्रॉमिस करती है। तो रियू कहती कि एक और बात है जो मुझे आपको बतानी है, कि मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दिया। जो सुन अगेन इन सबको झटका लगता है और मॉम फिर से उसके पीछे पड़ जाती है, उसे डांटते हुए कि तुमने इतने साल मेहनत करके पढ़ाई किया, इतनी अच्छी जॉब को तुमने क्यों छोड़ दिया? तो मॉम की डांट और पिटाई से बचने के लिए रियू सियोंग का हाथ पकड़ के यहाँ से भागने लग जाती है। उसकी मॉम भी काफी दूर तक उनके पीछे भागती है, पर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती। वहीं ये दोनों भागते हुए काफी दूर चले आते हैं, जहाँ दोनों थक कर एक बेंच पे बैठते हैं। तो सियोंग उसके अचानक से जॉब छोड़ने का रीजन पूछता है। रियू कहती कि पिछले 10 सालों से कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने से मैं थक गई हूँ, इसीलिए छोड़ दिया। तुम जानते हो मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी। ग्रेजुएट होने के बाद ही मुझे जॉब ऑफर आया, इसलिए मैं सीधे यूएस चली गई। इतने सालों से लगातार काम किया, एक अनजान देश में अडेप्ट किया, फिर एक दिन एंगेजमेंट भी कर ली। इन सब से मेरा दिमाग हैंग हो गया था, इसीलिए लाइफ को रिबूट करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई। मैं यही एक्सक्यूज देने वाली हूँ मॉम को, इसके लिए मुझे बहुत हिम्मत की जरूरत है। तो सियोंग भी उसकी प्रॉब्लम समझता है। तभी उसे रियू के भाई का कॉल आता है, जो उसे रियू को घर लेकर आने के लिए कहता है, जो बताता है कि मॉम का गुस्सा अब शांत हो गया है, इसीलिए वो दीदी पर गुस्सा नहीं करेगी। सियोंग रियू को इस बारे में बताकर उससे घर चलने के लिए कहता है। रियू कहती कि मैं अपनी मॉम को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो इतनी जल्दी शांत तो नहीं होगी। सियोंग उसे कहता है कि डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वैसे भी तुमने उन्हें इतना भगाया है कि उनके पास तुम्हें मारने के लिए एनर्जी ही नहीं बची होगी, इसीलिए दोनों घर के लिए निकलते हैं। इधर हॉस्पिटल में दानो मोइम के काम से काफी इम्प्रेस हो गया था, इसीलिए उसका नाम पूछने जाता है। मोइम उसे बड़े प्यार से समझाती है, पिछले 6 साल से मैं एक पैरामेडिक हूँ, मैंने कई लोगों की जान बचाई है। उनमें से जितनों ने मेरा नाम और नंबर पूछा, उनमें से किसी को मैं दोबारा कभी नहीं मिली। दानो कहता है पर मैं मिलना चाहूंगा। मोइम कहती कि पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर दोनों रियू के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। रियू को तो अभी भी अंदर जाने में डर लग रहा था, पर सियोंग उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है, अंदर ले जाता है। घर के अंदर वो अपनी मॉम को देखती है, जो सोफे पे सर झुकाकर रो रही थी। रियू ने चुप कराने आती है, पर मॉम तो ये ड्रामा कर रही थी। वो तो उसकी पिटाई करने के लिए हाथों में छड़ी लिए बैठी थी, जो देखकर रियू भागने का सोचती है। सियोंग उसे जाने ही नहीं देता, उल्टा कहता है कि आंटी जैसा आपने कहा था मैं इसे घर ले आया, अब इसको आप ही संभालो। ये बोलकर वो दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है और इधर मॉम रियू से सवाल पूछना शुरू करती है। बाहर से सियोंग ये सब देखकर अपना बचपन याद करता है, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पहली बार शिफ्ट हुआ था। तब यहाँ के लोकल बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे, लेकिन छोटी रियू वो पहली दोस्त थी जिसने सियोंग को बुली गैंग से बचाया था। इसके बाद से कोई भी सियोंग से पंगा लेने के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि रियू उन सब की धुलाई कर देती थी। तो ये याद करके सियोंग कहता है कि इतने साल बाद ये घर वापस आ गई, अब फिर से हंगामा शुरू होगा। ये बोलकर वो हंस
हंसते हंसते अपने घर चला जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड यहीं पर होता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सियोंग और रियो हाई स्कूल में थे। रियो हमेशा सियोंग को पार्ट टाइम जॉब्स करने के लिए ले जाया करती थी ताकि वो अपने खर्चे खुद ही मैनेज कर सके। एक दिन वो सियोंग को तो बर्तन धोने के काम में ले गई थी क्योंकि इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे बर्तन थे। सियोंग तो भागने के फिराक में था पर रियो उसके पैर पकड़ लेती उसे जाने ही नहीं देती। हार मानकर सियोंग बर्तन धोने में हेल्प कर ही देता है। रियो इन पैसों से अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए कुछ सामान खरीदती है और अपनी मॉम की बर्थडे के दिन उन्हें गोल्ड का ब्रोच गिफ्ट करती है, जिससे उसकी मॉम बहुत खुश हुई थी। अब कमिंग बैक टू प्रेजेंट, मॉम रियो से पूछताछ शुरू करती है कि क्या सच में रियो ने जुन को चीट किया जो उसका फियांसे था। पर रियो इस बात पे टॉपिक चेंज कर देती है तो मॉम उससे जॉब छोड़ने के पीछे का रीजन पूछती है। रियो बताती है कि वो 10 साल से एक ही जॉब करके बोर हो गई थी, इसीलिए वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहती थी, इसलिए जॉब छोड़ दी। आगे का प्लान पूछने पर वो बताती है कि अभी वो बस कुछ टाइम के लिए आराम करना चाहती है, सोना चाहती है, कोरियन फूड खाना चाहती है और हैप्पीली बेरोजगार रहना चाहती है। मॉम को तो बड़ा ही गुस्सा आया था ये सुनकर, पर उनको डैड शांत कर लेते हैं। पर अगली सुबह से तो मॉम रियो से बात ही नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद यहाँ सियोंग और मोयुम आते हैं। सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। तभी यहाँ रियो का अपने भाई के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। मॉम तो गुस्से में उन्हें चुप कराकर चली जाती है। इसके बाद मोयुम रियो से सब कुछ बताने के लिए कहती है पर रियो उसे भी वही बताती है जो उसने अपनी मॉम को बताया। तभी उसके ड्यूटी का टाइम हो रहा था, इसलिए मोयुम चली जाती है। रियो के रूम का स्टोर रूम बन गया था और फिर भी रियो जमीन पे गद्दे बिठाकर सोने लग जाती है। सियोंग उसे ऐसे ही लेजी होकर पड़े रहने से मना करता है और उसका थोड़ा मजाक भी उड़ाता है। उसने रियो से अपने पास आने के लिए कहती है, उसे कुछ इंपॉर्टेंट बताना है क्या कर। सियोंग जैसे ही जाता है रियो तो उसे चोक होल्ड कर लेती है। रात दरवाजा बंद करके भागने के लिए रियो तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। सियोंग की आवाज से रियो की मॉम आ जाती है और रियो से उसे छुड़ाती है। मॉम फिर से रियो पे ही गुस्सा करती है और सियोंग के नए ऑफिस के ओपनिंग की खुशी में राइस केक्स ऑर्डर करती है और रियो से वो राइस केक्स सियोंग के ऑफिस ले जाने के लिए कहती है। तो सियोंग के ऑफिस में किसी क्लाइंट के साथ उनका पंगा चल रहा था। तभी सियोंग और रियो पहुंच जाते हैं। तो सियोंग क्लाइंट से बात करने जाता है और रियो को उसी और एम्प्लॉय के साथ बात करने लग जाती है, जहाँ ये दोनों रियो को देखकर तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि सियोंग हमेशा उन्हें रियो के कारनामे सुनाया करता था। ये दोनों रियो से उनके बचपन के किस्सों के बारे में बताने के लिए कहते हैं कि वो दोनों पहली बार कैसे कब मिले, उनकी दोस्ती कैसे हुई। रियो बताती है कि हम पहली बार मिले थे 1995 में जब सियोंग की फैमिली हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुए। सियोंग का जन्म फ्रांस में हुआ था, इसलिए उसे फ्रेंच के अलावा और कोई भाषा नहीं आती थी। तो मुझसे भी डर के अपनी मॉम के पीछे छुप रहा था। वो तो बहुत ही भोला भाला बेचारा बच्चा था। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसकी हेल्प करूंगी। अब क्योंकि सियोंग के मॉम डैड दोनों ही काम के सिलसिले में पूरे दिन बाहर रहते थे और तब रियो की मॉम बेबी सिटिंग का काम करती थी, इसलिए सियोंग की मॉम उसे रियो के घर पे छोड़कर जाया करती थी। तब से ही रियो सियोंग को बेबी सिट करने लगी, उसे गेम्स खेलना सिखाया, उसके हाइजीन का ध्यान रखा, उसको न्यूट्रिशनल खाना खिलाया। इवन मैंने उसको अपने हिस्से का खाना तक दिया, कोरियन बोलना सिखाया, उसको दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में मदद किया। इवन मैंने उसे सही से पैसों का यूज करना भी सिखाया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। गोइंग बैक टू प्रेजेंट, तभी सियोंग आ जाता है और बताता है कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है, इसने अपनी तरीके से तुम्हें कहानी तो बता दी, अब असली कहानी मैं बताता हूँ। ये लड़की वो पागल इंसान थी जिससे मैं लाइफ में पहली बार मिला। पहली बार जब उनकी मुलाकात हुई थी तब रियो के चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, उसकी नाक बह रही थी, इसीलिए सियोंग उससे दूर भाग रहा था। हमेशा रियो की नाक बहती ही रहती थी, इसीलिए सियोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। खेल के नाम से वो हमेशा तोड़ फोड़ मचाती थी, बिना बोले टॉयलेट में घुस आती थी। मुझे बीन्स खाना पसंद नहीं था तो रियो अपने हिस्से की भी बीन्स मुझे जबरदस्ती खिलाती थी। गेम्स में हमेशा मुझे ही लूजर बनाती थी, इवन मेरी पॉकेट मनी के पैसे भी ले जाती थी और उससे खुद चॉकलेट और आइसक्रीम खाती थी। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रेजेंट में भी उनकी बहस शुरू हो जाती है। मियांग और लीना उन दोनों को छोड़कर बाहर जाने लगते हैं। मियांग को एक कॉल आता है, वो काफी शॉक्ड हो जाता है। इधर पड़ोसी औरतें रियो के बारे में गॉसिप शुरू कर देते हैं क्योंकि उस रात जब रियो की मॉम चिल्ला चिल्ला कर उसके पीछे पड़ी हुई थी तब सबने इनकी बातें सुन ली थी। रियो की शादी टूट गई, उसे जॉब से निकाल दिया और ये गॉसिप धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो रियो की मॉम गुस्से में अपने फ्रेंड के शॉप में आती है जो उन्हें एक और झटका देती है। कुछ दिन बाद सियोंग के ऑफिस ओपनिंग के दिन रियो एंड सियोंग की मॉम के सारे पुराने स्कूल के क्लासमेट्स भी आएंगे, जिनके सामने रियो की मॉम ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी बेटी की जॉब और उसके फियांसे के बारे में। क्योंकि रियो का फियांसे इंटरनेशनल लॉयर था और अब तो ना जॉब है ना शादी, यानी रियो के मॉम के फ्रेंड्स इनको लेकर मजाक उड़ाएगी, इसीलिए काफी परेशान होती है। रियो का भी किसी चीज में मन नहीं लगता, वो काफी परेशान होती है। अगले दिन रियो की मॉम शादी तोड़ने का रीजन जानने के लिए जुन को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। अब रियो उनका फोन देख लेती है तो वो उनके फोन से जुन का नंबर डिलीट कर देती है और इन्हें गुस्से में कहती है कि उसे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर सियोंग के ऑफिस के ओपनिंग होने से पहले ही प्रॉब्लम आ गई थी, वजह से इनके प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया था। जब तक वो दोबारा चालू नहीं होती तब तक इनको पेमेंट नहीं मिलेगा। मिलने आता है जो कि सेकंड लीड दानो होता है। इधर हमें पता चलता है कि रियो को तो असल में कंपनी ने निकाल दिया था और उसका फियांसे उसे चीट कर रहा था, इससे वो और ज्यादा हर्ट हुई थी, इसीलिए वो कोरिया वापस आ गई। इधर सियोंग के मॉम डैड के बीच भी शायद कुछ सही नहीं चल रहा था। इधर रियो शाम को घर आते हुए एक अनार का पौधा ले आती है और सियोंग को दे देती है। उसके ऑफिस के ओपनिंग की
खुशी में सियोंग उसे कल शाम को लेकर आने के लिए कहता है। रियू कहती है कि वो कल बिजी है। तो अगली सुबह रियू की मॉम तैयार हो रही थी ऑफिस के ओपनिंग सेरेमनी में जाने के लिए। उन्हें वो गोल्ड का ब्रोच नहीं मिल रहा था। रियू ढूंढने में हेल्प करती है लेकिन उसे भी नहीं मिलता, तो मॉम ऐसे ही चली जाती है। पर यहाँ जैसा रियू की मॉम ने सोचा था वैसा ही होता है। उनकी क्लासमेट्स रियू की शादी टूटने की गॉसिप करने लग जाते हैं, जो उन्हें काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता है। पर वो चेहरे पे झूठी स्माइल रखकर पार्टी एंजॉय करने का एक्टिंग करती है। जब वो वॉशरूम में थी तब उन्होंने अपनी क्लासमेट्स को अपनी बुराई करते हुए सुन लिया था, क्योंकि उनके सारे क्लासमेट्स सक्सेसफुल थे सिर्फ रियू की मॉम को छोड़कर। इसीलिए और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। तभी यहाँ ऑफिस के बाहर रियू आ जाती है अपनी मॉम को वो ब्रोच देने के लिए। इसको बाहर सियोंग देखकर उसे अंदर ले आता है। तो सियोंग उसे थोड़ी देर के लिए अंदर आने के लिए कहता है और उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने जाता है। तभी रियू की मॉम वॉशरूम से बाहर आती है और उसे यहाँ देखकर पैनिक करने लग जाती है, क्योंकि अगर रियू को उनके क्लासमेट्स ने देख लिया तो वो लोग हजारों सवाल करेंगे। इसीलिए वो ब्रोच को उसे लेकर उसे जाने के लिए कह ही रही थी। पर तभी उनके सारे क्लासमेट्स नीचे आ जाती हैं। अब रियू से वो लोग सवाल जवाब शुरू करते। इससे पहले ही रियू की मॉम सामने से उन्हें बता देती है कि रियू ने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी, क्योंकि इसे उससे भी कई अच्छी कंपनियां स्काउट करना चाहती है। बहुत सारी और ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां रियू को अपनी कंपनी में चाहती है, इसलिए उसने पुरानी जॉब छोड़ दिया और हम सबसे बस कुछ दिन के लिए मिलने आई है। पर जल्दी ही डिसाइड करके वो यूएस चली जाएगी, क्योंकि आखिर यूएस में ही तो इसकी असली जगह है। जो सब सुनकर रियू को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अपनी मॉम की खातिर यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। पर घर आकर वो अपनी मॉम से कहती कि क्या मैं आपको इंसल्टेड फील कराती हूँ, आपने ये सब बोलने के लिए कब से प्रैक्टिस कर रखा था। मॉम कहती है मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम यूएस वापस जाओगी। रियू कहती कि आप कभी नहीं चाहती थी ना कि मैं यहाँ वापस आऊँ, इसलिए आपने मेरे रूम को स्टोर रूम बना दिया। मॉम कहती है इस बार में मैं कोई बात नहीं करना चाहती, तुम बैग पैक करो यूएस वापस जाओ। ये बोलकर वो खुद ही उसका बैग लेकर नीचे जाने लगती है। उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर मॉम बैग नीचे फेंक देती है। रियू कहती कि क्या पागल हो गई हो, ऐसा क्यों करना चाहती हो, जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। पर मॉम तो अपनी ही धुन में लगी हुई थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया क्या इस दिन के लिए, तुमने कितने मेहनत से पढ़ाई किया, यूएस में फुल स्कॉलरशिप मिली, इतनी अच्छी जॉब मिली, फिर तुम ऐसे छोड़कर कैसे आ सकती हो, मेरी प्राइड हो, तुम मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकती हो। सब सुन रियू पूरी टूट जाती है और नहीं कहती कि क्या मैं एक बार बस आपकी बेटी बनकर नहीं रह सकती, मुझे नहीं बनना है आपका प्राइड, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। मेरी जॉब छोड़ने से या शादी तोड़ने से आपका प्राइड कैसे हर्ट हो सकता है। क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है कि मैं अच्छे से सो रही हूँ या नहीं, खा रही हूँ या नहीं, मैं वहाँ कैसे जी रही थी, कभी आपने सोचा है। पर मॉम अपनी वही प्राइड वाली पिपुड़ी बजाने लग जाती है। इसलिए रियू बहुत ज्यादा गुस्से में और दुखी होकर घर से बाहर चली जाती है। जहाँ बाहर सियोंग ने उनकी बातें सुन लिया था, इसीलिए वो रियू को देखने के लिए जाता है, जो कि बच्चों के मैदान में थी। रियू जो बहुत ज्यादा दुखी थी, पर वो सियोंग के सामने हंसते हुए बात करती है। इवन बिना मतलब उनके बचपन के किस्सों के बारे में बात करते हुए खुद ही बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है। सियोंग समझ रहा था कि रियू बहुत ही ज्यादा दुखी है, इसलिए उसे कहता है कि एटलीस्ट मेरे सामने झूठी हंसी दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर रोने का मन कर रहा है तो रो लो। तो रियू बहुत रोती है, तो सियोंग उसे कंसोल करता है। इधर रियू की मॉम को भी एहसास हो जाता है कि वो क्या गलत कर रही थी, इसलिए वो भी बहुत दुखी होती है रियू को अब तक इस तरह ट्रीट करने के लिए। अगली सुबह मॉम रियू के रूम में जाती है, पर सुबह सुबह वो कहीं चली गई थी। इधर सियोंग की कंपनी में एक प्रोजेक्ट फिर से चालू हो गया था, इसीलिए ये लोग बहुत खुश थे। रियू शाम को घर आती है और किसी से बिना कुछ बात करे अपने रूम की ओर जाती है। रूम को देखकर वो तो पूरा चौंक जाती है, क्योंकि उसके रूम का पूरा नक्शा ही बदल गया था। जो देखकर वो मॉम मॉम चिल्लाते हुए नीचे आती है, उससे पूछती कि मेरे रूम में ये सब कैसे हुआ। तो डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने सियोंग से ये करने के लिए कहा। इससे आज सुबह का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रियू की मॉम ने सुबह सुबह सियोंग को रियू के रूम को डेकोरेट करने के लिए कहा था और उसने बस कुछ ही घंटों में रूम का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अब मॉम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए माँ बेटी में सब कुछ फिर से सही हो जाता है और रियू अपने नए रूम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो वो रात को सोने के लिए आती है, जहाँ वो सीलिंग पर चमकते हुए तारों वाले स्टिकर्स देखती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होती है, क्योंकि वो बचपन से अपने रूम में ऐसे स्टिकर्स लगाया करती थी, जिन्हें देखते हुए उसे बहुत ही अच्छी तरह से नींद आ जाती थी। और इस बारे में सियोंग को पता था, इसीलिए उसने जानबूझकर रियू की पसंद का डिजाइन किया। तो रियू से थैंक यू कहने के लिए उसे कॉल करती है और सियोंग उसे अभी भी टीज करता है, ये कहते हुए कि जरा ध्यान से देख, जिस टेबल में बैठकर तूने अपने सीनियर को लव लेटर लिखा था पर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, मैंने वही टेबल दोबारा से लगाई है, तेरा बेड ब्लैंकेट सब वही है। जब तू रिजेक्ट होकर आकर रो रही थी, एम्बैरेस होकर ब्लैंकेट में अपना मुंह छुपा रही थी, मैं तेरे एम्बैरेसिंग पास्ट को वापस से ले आया। रियू से ये सब याद दिलाने से मना कर रही थी। तभी सियोंग कहता है कि अपनी खिड़की के कर्टेन्स को अच्छे से बंद कर लेना। कहती कि कुछ है क्या बाहर, ये बोलकर वो कर्टेन्स को हटाती है। सामने ही वो सियोंग को देखती है, जो अपने रूम की खिड़की के सामने बैठा हुआ था। उससे टीज करते हुए कहता कि कल से ये कर्टेन्स को बंद करके रखना, क्योंकि मैं हर सुबह उठकर तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। रियू कहती है पर तू तो यहाँ रहता ही नहीं है, तेरे शहर वाले घर का क्या हुआ। सियोंग कहता है कि अब से मैं यहीं रहूंगा। जो सुन रियू को उनकी एक पुरानी मेमोरी याद आती है। जब एक दिन वो अपनी सीलिंग पर वो स्टिकर्स लगा रही थी, उसका पैर फिसल गया था और वो गिरने वाली थी, पर सियोंग ने उसे गिरने से बचा लिया था और उसे अपने ऊपर बेड में खींच लिया था। इसी के साथ एपिसोड 2 का एंड यहीं पर होता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें 2007 का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ ओलंपिक सिलेक्शन चल रहा था। इस नेशनल स्विमिंग कंपटीशन में सियोंग ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस मैच को देखने के लिए और सियोंग को चीयर करने के लिए उसके मॉम डैड दोनों ही नहीं आ सके थे, क्योंकि सियोंग की मॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम करती थी, इसलिए वो ज्यादातर टाइम आउट ऑफ कोरिया ही रहती थी। और सियोंग के डैड थे एक डॉक्टर, इसलिए वो भी अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं आ सके थे, इसलिए सियोंग काफी सैड था। लेकिन उसे चीयर करने के लिए रियू पहुंच गई थी, जो अकेले ही बहुत जोरों से चिल्ला कर सियोंग को चीयर कर रही थी, जो देखकर सियोंग को पहले थोड़ा एम्बैरेसिंग तो लगता है। गेम स्टार्ट होता है, सियोंग ये कंपटीशन जीत जाता है, जिससे रियू और सियोंग दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, रात के 3 बजे रियू अचानक से बहुत ही जोर से चिल्लाती है, जो सुन सियोंग का
का भी नींद टूट जाता है। वो अपनी खिड़की खोलकर उसे चिल्लाकर कहता है कि पागल है क्या, इतनी रात को चिल्ला क्यों रही है, टाइम तो देख ले। रियू कहती है 3 बज रहे हैं तो मुझे उससे क्या। सियोंग कहता है कि इतनी रात तक तो पंछी और जानवर भी सो जाते हैं, फिर तो इतनी रात को जाग कर चिल्ला क्यों रही है। तो रियू से चिढ़ाते हुए कहती है कि क्यों, मेरी आवाज से बेबी जाग गया क्या, बेबी को नींद नहीं आ रही क्या, लोरी सुनाने आओ क्या। जो सुन सियोंग तो चिढ़कर उसे चुप करा देता है। रियू जो हॉरर मूवी देख रही थी, सियोंग उसकी एंडिंग स्पॉइल कर देता है। इससे रियू को तो बहुत गुस्सा आता है। सियोंग तो ईयरबड लगा के सो जाता है और रियू चिल्लाते रह जाती है। सुबह सियोंग अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठता है, जहाँ हमें पता चलता है कि सियोंग अभी भी अपनी मॉम से नाराज है उसके साथ कोरिया में ना रहने के लिए, पर वो अब इससे यूज्ड टू हो चुका है। इसीलिए जब उसकी मॉम कहती है कि वो कल से उन सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाया करेगी, तो सियोंग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं ज्यादातर ब्रेकफास्ट नहीं करता और वैसे भी आपको भी तो अपने काम के लिए वापस लौटना है। ये बोलकर वो ऑफिस चला जाता है। जो सुन सियोंग की मॉम को भी बुरा लगता है। इधर ऑफिस में लीना सियोंग को खुशखबरी सुनाती है, उनका प्रोजेक्ट दोबारा से चालू हो गया है और उन्हें एक बहुत ही बड़े कंपनी से ऑफर आया है रिटायरमेंट कम्युनिटी बिल्डिंग बनाने का। इसीलिए म्योंग कंपनी के साथ मीटिंग फिक्स करता है। इसके साथ ही सियोंग एक कंपटीशन में भी हिस्सा लेता है। इसमें उनके हाई स्कूल के जिम का रीमॉडलिंग एंड एक्सपेंशन होने वाला था। इधर रियू का डेली रूटीन चालू हो जाता है। सुबह देर से उठकर खाना खाकर टीवी देखकर लैपटॉप में कुछ प्रोग्रामिंग करके फिर से खाना खाकर टीवी देखना, फिर थोड़ी देर सोने के बाद ऐसे ही लेटे रहना। इससे भी दिन खत्म नहीं हो रहा था। इसीलिए वो सियोंग को कॉल करके शाम को 6 बजे लाइब्रेरी में कॉमिक पढ़ने आने के लिए कहती है, लेकिन सियोंग तो पहली ही बार में उसे मना कर देता है क्योंकि वो काम में बिजी था। तो रियू अपनी बेस्ट फ्रेंड मोयुम को बुलाती है, तो दोनों बैठकर कौन सी कॉमिक पढ़े सोच ही रहे थे। तभी सियोंग भी आ जाता है। तो रियू से कहती कि तू तो नहीं आने वाला था। सियोंग कहता है मैं तेरे बुलाने पे ऐसे भी नहीं आया, मुझे तो एक बुक चाहिए थी। ये बोलकर वो टेबल से एक रैंडम बुक उठा लेता है, इसका नाम था प्रिंसेस। ये देखकर रियू से चिढ़ाने लग जाती है। तो वैसे ही थोड़े नोकझोंक के बाद तीनों घर के लिए निकलते हैं। तो रियू उन दोनों से बोर्ड गेम्स खेलने को चलने के लिए कहती है, अभी भी उसके पास 2 घंटे का टाइम था, पर सियोंग को ऑफिस का कुछ काम था और मोयुम को पढ़ना था, इसीलिए दोनों चले जाते हैं। तो रियू अकेले घूमने निकल जाती है। अगले दिन रियू अपने मॉम डैड के रेस्टोरेंट में आती है, जहाँ वो उनकी मदद करने की बात करती है, लेकिन मॉम उसे मना कर देती है। तभी उनके शॉप में एक लेडी आती है जो थोड़ा ज्यादा फूड ऑर्डर करती है। उन्हें देखते रियू पहचान जाती है क्योंकि वो उनके हाई स्कूल की क्लास टीचर थी। टीचर भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो रियू खाना ले जाने में उनकी हेल्प करती है। इतने साल बाद स्कूल को दोबारा देखकर रियू को बहुत ही अच्छा लगता है। तो कहती है हमारा स्कूल बिल्कुल भी नहीं बदला और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप प्रिंसिपल बन गई हो। तो टीचर कहती कि मुझे भी तो बिलीव नहीं हो रहा, तुम स्कूल में कितनी शरारती एंड चाइल्डिश थी, पर अब देखो तुम कितनी बड़ी एंड सक्सेसफुल हो गई हो। वैसे क्या तुम कोरिया वेकेशन के लिए आई हो। हम सब टीचर्स को जब पता चला कि तुम ग्रेप कंपनी में काम करती हो, हम सब बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। आज भी हम तुम्हारे बारे में स्कूल में बात करते हैं। हमारे स्कूल की सबसे मशहूर स्टूडेंट्स में से एक हो तुम। भी वो लोग स्कूल के गेट के सामने सियोंग को देखते हैं। टीचर उसे भी देखकर बहुत खुश होती है, तो वो दोनों से बात करती है और जानकर बहुत खुश होती है कि सियोंग उनके स्कूल जिम के रिमॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। टीचर उनसे पूछते कि क्या आज दोपहर को उनके पास थोड़ा टाइम होगा। अब सियोंग को साइट चेक करना था, रियू फ्री थी इसीलिए वो हाँ कहती है। तो टीचर रियू को स्कूल में इनवाइट करती है बच्चों से बात करने के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आज रियू इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है, स्टूडेंट्स को भी तुम्हारे बारे में जानकर अच्छा लगेगा। रियू ने पहले ही हाँ कर दिया, तो इसीलिए वो उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी और अभी तो वो उन्हें बता भी नहीं सक रही थी कि वो अब ग्रिप में काम नहीं करती। तो रियू स्टूडेंट से बात करने आ जाती है, तो बच्चे उससे काफी सारे सवाल पूछते हैं। रियू उन्हें काफी अच्छे से जवाब देती है। तभी एक लड़की उससे पूछती कि क्या ग्रिप में काम करना ही आपका ड्रीम था। रियू कहती है पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। तो वो पूछती कि फिर हाई स्कूल में आपका क्या ड्रीम था। इस बात पे रियू सोच में पड़ जाती है। वहीं इधर स्कूल जिम में हम सियोंग को देखते हैं। इसे स्विमिंग पूल देखकर अपना पास्ट याद आ रहा था, जिससे वो काफी सैड लग रहा था। कुछ देर बाद रियू बाहर आती है तो उसे सियोंग मिलता है। सियोंग उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रियू तो काफी अपसेट लग रही थी। तो सियोंग उसे अपने साथ कहीं जाने के लिए कह रहा था। रियू कहती है कि उसे अभी कहीं नहीं जाना, उसे बस थोड़ी शांति चाहिए। ये बोलकर उसे इग्नोर करके जाने लगी थी। तो सियोंग उसकी गर्दन पकड़ के रोकता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तो दोनों स्कूल के पीछे 2 पेड़ के पास मिट्टी निकालकर अपना टाइम कैप्सूल ढूंढ रहे थे। इसमें 10 साल पहले इन्होंने कुछ लिखा था अपने 10 साल बाद सेल्फ के लिए। पर रियू का अभी बिल्कुल भी इसे ढूंढने का मन नहीं था, क्योंकि वो अभी बहुत एम्बैरेस थी क्योंकि टीचर को उसने सच नहीं बताया और स्टूडेंट्स को भी बेशर्मों की तरह लेक्चर देकर आई। सियोंग कहता है इसमें एम्बैरेस होने वाली क्या बात है, तुमने 10 साल से भी ज्यादा ग्रिप में काम किया है। काम करके वहाँ जो एक्सपीरियंस किया वही तो तुमने स्टूडेंट्स को बताया होगा, इसीलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। पर रियू और बिना कुछ कहे घर के लिए निकल जाती है। सियोंग भी टाइम कैप्सूल ढूंढना बंद करके उसके पीछे आता है। रियू घर आती है, पर घर पे भी उसके लिए कोई काम नहीं था, इसीलिए वो एक तरह से काम ना करके भी काफी बोर हो रही थी। रियू की मॉम को पता था कि उनकी बेटी चुपचाप तो नहीं बैठ सकती थी। रियू को काम करना पसंद था, इसीलिए वो ज्यादा टाइम तक ऐसे ही बिना काम करके नहीं रह सकेगी और रियू के साथ ऐसा ही हो रहा था। वो ऐसे ही पूरा दिन पड़े पड़े फोन या टीवी देखकर बोर हो रही थी। अगले दिन मोयुम एक पेशेंट को इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जा रही थी, पर रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, लोग उसकी बात नहीं सुन रहे थे। पर सामने एक कार में था दानो, जो आगे के सारे कार वालों को पेशेंट के बारे में बताकर रास्ता क्लियर करवाता है। मोयुम उसका चेहरा तो नहीं देख पाती और उसके टी शर्ट पे आई लव यू मड फ्लैट लिखा हुआ था, बस वही देख पाती है। तो सियोंग गया था उस कंपनी से बात करने के लिए जो लोग रिटायरमेंट कम्युनिटी बिल्डिंग बनाने वाले थे। इसके लिए उनका बजट भी
2 बिलियन वॉन का था, लेकिन वो लोग सियोंग को एक दूसरे आर्किटेक्ट का डिजाइन कॉपी करने के लिए कह रहे थे। सियोंग ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, जो वो उन्हें साफ कह देता है। पर उसका पार्टनर म्योंग इस प्रोजेक्ट को करने के लिए ही कह रहा था, क्योंकि इससे उन्हें काफी अच्छे पैसे मिल सकते थे। लेकिन सियोंग किसी और का डिजाइन कॉपी बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो मना करने जा रहा था। पर म्योंग उन्हें कहता है कि वो सोचकर बताएंगे, बोलकर सियोंग को लेकर चला आता है। वो उसे मनाने की कोशिश करता है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। वो एक आइडिया देता है कि पहले तो वो लोग मान जाएंगे ये करने के लिए, पर फिर धीरे धीरे हम लोग अपना डिजाइन उसमें डाल देंगे, जिससे ये पूरी तरह कॉपी तो नहीं कहलाएगा। लेकिन सियोंग इसके लिए बिल्कुल मना कर देता है। इधर मोहिम और टीम वापस आके उसी बंदे के बारे में बात कर रहे थे, इसने रास्ता क्लियर करने में हेल्प किया था। अभी मोहिम के नाम पे एक फूड डिलीवरी आता है, इसे दानो ने ही भेजा था। इसमें उसने लिखा था कि थैंक यू मिस मोहिम पिछली बार के लिए। देख मोहिम स्माइल करती है, कहती है कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला। इधर रियू को किसी कंपनी के सीईओ से कॉल आया था, जो उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती है, वैसा ही काम जो वो ग्रिप में करती थी। पर ये सुनकर रियू ज्यादा खुश तो नहीं दिखती। तभी उसी शॉप के बाहर से सियोंग गुजर रहा था, रियू को देखकर रुक जाता है। उसके बाहर आने के बाद उससे बात करने जाता है। रियू से उस जॉब ऑफर के बारे में बताती है, जॉब अच्छी है, पेमेंट भी डिसेंट है, काम मेरे पुराने जैसा ही है, एडजस्ट मैं कर लूंगी। तो सियोंग पूछते कि क्या तू सच में ये काम करना चाहती है, वही तेरा पुराना काम। रियू कहती काम तो काम होता है। सियोंग कहता है कि जो तू करना चाहती है वो काम करना, तूने ही तो बताया था कि ग्रिप में काम करते हुए तू थक चुकी है, फिर दोबारा वही काम क्यों करना चाहती है? तूने कहा था तू अपनी लाइफ को रिपोर्ट करना चाहती है। रियू कहती है तुझे उससे क्या है? सियोंग कहता है मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, जब तू कोई काम सच में करना चाहती है तब तू उसके लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड होती है, तेरी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखती है, जो मुझे अभी नहीं दिख रही है। मैं बस विश करूंगा तू अपनी ड्रीम को फॉलो कर। रियू कहती है ड्रीम देखने का हक नहीं है मुझे, ड्रीम सिर्फ उन्हीं का होता है जिन्हें आसानी से फेलियर के बाद दूसरा चांस मिलता है। जो लोग लग्जरियस लाइफ जीते हैं सिर्फ उन्हीं के ड्रीम्स होते हैं। तुझे नहीं पता होगा इस बारे में, क्योंकि तूने भी वही लग्जरियस लाइफ जी है। मेरे लिए दूसरे चांस का ऑप्शन कभी था ही नहीं। मैं जिस कंडीशन में यहाँ तक पहुंची थी तो सोच नहीं सकता। इस पे सियोंग कहता है कि मैं भी इस कंडीशन से गुजरा हूँ, तू जानती है ना, मुझे लगा तुझे याद होगा। ये बोलकर वो चला जाता है। घर आकर सियोंग अपने मेडल्स को देखता है, जिससे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2008 का। नेशनल जीतने के बाद सियोंग का सिलेक्शन हो गया था 2008 ओलंपिक्स के लिए। रियू ने उसे एक टॉवल गिफ्ट दिया था, जिसपे एम्ब्रॉयडरी करके लिखा था गो फॉर गोल्ड सियोंग। तो इस टॉवल को देखकर सियोंग बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था। तो उस दिन वो अपने रेगुलर ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, लेकिन सिग्नल में रोड क्रॉस करते टाइम कार ने उसे टक्कर मार दिया था, जिससे सियोंग को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। एक्सीडेंट से उसका एथलेटिक करियर ही खत्म हो गया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, रियू को भी जब ये सब याद आता है उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है सियोंग को वो सब सुनाने के लिए, इसलिए वो तभी खिड़की खोलकर सियोंग को बुलाना चाहती थी सॉरी कहने के लिए, लेकिन अभी उसकी हिम्मत नहीं होती। ये सोचकर कि उसकी बातों से सियोंग बहुत हर्ट हुआ होगा। अगले दिन रियू स्कूल के पास बैठकर यही सब सोच रही थी। तो वो याद करती जब एक स्टूडेंट ने उसे उसके ड्रीम के बारे में पूछा था, तब रियू ने बताया था कि हाई स्कूल टाइम में हर चीज में फर्स्ट आना ही मेरा ड्रीम था। मैं अपनी मॉम को प्राउड फील करवाना चाहती थी, सारे लोग मुझे पहचाने, टीचर्स मेरी तारीफ करे, मेरी ड्रीम में बस यही सब था। पर अब जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मैं अपने लिए बुरा फील करती हूँ, क्योंकि मैंने दूसरों का वैलिडेशन पाने के लिए खुद पर ही ध्यान नहीं दिया। तभी रियू के फोन पे इंटरव्यू का मैसेज आता है, जिसे देखकर रियू सोच में पड़ जाती है। तो रात को स्कूल की प्रिंसिपल कचरा फेंकने बाहर आती है। तभी वो स्कूल के पीछे रियू को देखती है, जो पेड़ के पास से मिट्टी हटा रही थी। दोनों अचानक से एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। तो वो उसे अपने ऑफिस ले जाती है, जहाँ उससे पूछती कि वो अकेले पेड़ के पास क्या कर रही थी। रियू बताती है कि वो एक टाइम कैप्सूल ढूंढ रही थी, जिसे उसने 10 साल पहले वहाँ छुपाया था। देन वो टीचर को सॉरी कहती है उनसे झूठ बोलने के लिए। तो यहाँ वो उन्हें सच बता देती है अपने जॉब के बारे में। टीचर तो उसके फैसले को सपोर्ट करती है, और जो उसने फैसला किया है अपने दिल की सुनकर उसे फॉलो करने के लिए कहती है। देन उसे बताती है कि शायद सियोंग भी यहाँ पूल के पास है, तो तुम उसे मिल सकती हो। तो रियू सियोंग से मिलने पूल के पास आती है, जहाँ सियोंग तो उसका लेटर पढ़ रहा था, क्योंकि उसने टाइम कैप्सूल निकाल लिया था। तो जोर जोर से वो उसका लेटर पढ़ रहा था, जिससे रियू तो बहुत एम्बेरस फील कर रही थी, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ जाती है। सियोंग टाइम कैप्सूल लेकर पूल में कूद जाता है, और इसे पानी में आकर टाइम कैप्सूल लेने के लिए कहता है। रियू कहती है तू जानता है मैं स्विम नहीं कर सकती। तो सियोंग कहता है कि शायद तू नहीं जानती, पर स्विमिंग छोड़ने के बाद आज अभी पहली बार मैं पूल के अंदर आया, और अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर क्या तुझे याद है एक्सीडेंट के बाद जब मुझे पता चला कि मैं अब स्विम नहीं कर सकता, तब मैंने अपने आप को महीनों तक अपने रूम में बंद कर लिया था। इससे फ्लैशबैक शुरू होता है। सियोंग उस एक्सीडेंट के बाद डिप्रेशन की जैसी हालत में था, पर रियू कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। हर टाइम उससे मिलने, उससे बात करने आती थी। उसका मूड ठीक करने के लिए उसके फेवरेट कॉमिक्स लेकर आती थी। पर सियोंग उसे रूम से बाहर भगा देता है, और दरवाजा लॉक करके फिर से सैड होकर लेट जाता है। रियू तो उसके रूम का चाबी लेकर उसके रूम में आ जाती है। सियोंग उसे चाबी लेकर फिर से उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन रियू तो फिर भी नहीं रुकती। तो वो सीढ़ी लगाकर उसकी खिड़की में आ जाती है। अचानक से सियोंग की खिड़की खोलने की वजह से वो डर के गिरने वाली होती है, लेकिन सियोंग उसे पकड़ लेता है। तो रियू उसके रूम में आ जाती है। सियोंग तो उस पे चिल्ला के कहने लगता है कि क्या तू पागल हो गई है, अगर इतनी हाइट से गिरती तो मर जाती। तो रियू भी उसे गुस्से में कहती कि फिर साले तूने दरवाजा क्यों लॉक किया है, तेरी वजह से अभी मैं मर जाती। सियोंग कहता है एक तो अभी मैंने तेरी जान बचाई, तो मुझे ही गाली दे रही है। रियू फिर से चिल्लाकर कहती कि अगर मैं पागल हूँ तो तू जंगली है साले। सियोंग कहता है बकवास बंद कर और घर चली जा। रियू फिर उसे गाली देते हुए कहती कि अगर मैं चली गई फिर क्या तू अपनी लूजर जैसी शक्ल लेकर इन दीवारों को देखने बैठ जाएगा। लूजर सुनकर तो सियोंग को गुस्सा आता है। रियू से और गुस्सा दिलाते हुए कहती है कि हाँ बे तू लूजर ही है। सियोंग कहता है गाली क्यों दे रही है। रियू फिर गाली देते हुए कहती कि क्या कर लेगा
लेगा तू, लूजर कहीं कि अभी भी तू बच्चा ही है। जो देख अब सियोंग भी गाली देने लग जाता है और दोनों की गालीबाजी चलती रहती है। सियोंग कहता है तुझे पता भी कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ। रियू कहती है कि अभी थोड़ा ठीक लगा, 1 महीने बाद तेरी आवाज सुनी मैंने, अपनी भड़ास निकाल के अब थोड़ा अच्छा फील हुआ ना। दिन अपने बैग से एक कुल्हाड़ी निकालती है और उसे धमकी देती कि अगर अब से तूने दरवाजा बंद किया ना तो पहले तो तेरा दरवाजा तोड़ूंगी फिर तुझे। ये बोलकर वो चली जाती है। सियोंग इतने टाइम बाद हंसा था। बैक टू प्रेजेंट सियोंग उसे कहता है तू तो ऐसी पागल थी, किसी चीज के लिए तुझे डर नहीं लगता था, इसीलिए डरपोक बनने का एक्टिंग बंद कर, तुझ पे सूट नहीं करता। पुराने रियू कितनी मस्तीखोर, चुलबुली, एनर्जेटिक थी, पर अब तो बहुत बोरिंग बन चुकी है। जो सुन रियू को गुस्सा आता है तो उसे कहती है कि अपनी बात को वापस ले। ये बोलकर वो पूल में कूद जाती है। अब उसे तैरना आता तो नहीं था, इसीलिए वो डूबने लग जाती है। तो उसे मदद के लिए बुलाने लग जाती है। सियोंग आकर उसे पकड़ लेता है, पर रियू को तो ऐसा ही लग रहा था कि वो डूब रही है, इसीलिए सियोंग उसे अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कहता है। पर रियू तो इतना डर रही थी कि वो अपने हाथ पर कुछ ज्यादा ही जोर से मार रही थी, जिससे सियोंग खुद भी डूबने लग जाता है। रियू तो उसका सर पकड़ के उसे डुबाने लग जाती है। खुद पानी के ऊपर रहने के लिए सियोंग काफी मेहनत से उसे शांत कराता है और पानी के ऊपर तैरना सिखाता है। तो रियू से बताती है कि एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, मैं काफी टाइम से ही कंपनी छोड़ना चाहती थी क्योंकि मैं वही काम कर करके थक चुकी थी। मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी और एक नई लाइफ का सपना देख रही थी, पर अब लग रहा है कि मेरे ग्रिप बैकग्राउंड के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ रुक गई है। सियोंग बताता है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने स्विमिंग छोड़ा। ऐसा लगा जैसे स्टार्ट सिग्नल देने के बाद भी मैं अकेले स्टार्टिंग लाइन में खड़ा हूँ। मैं सोचता था कि क्या मुझे ऐसी जगह मिलेगी जहाँ मैं फिर से फ्रीली स्विम कर सकूँ। रियू कहती है और वो जगह तुझे मिल गई, तूने अपना नया ड्रीम ढूंढ लिया। सियोंग कहता है एग्जैक्टली, जब मुझे मिल गई तो तुझे क्यों नहीं मिलेगी। रियू कहती क्या सच में मैं भी अपने नए ड्रीम को ढूंढ सकूंगी। सियोंग कहता है हाँ बिल्कुल। रियू कहती है मान ले अगर तुझे फिर से स्विमिंग करने का मौका मिला तो फिर क्या तू आर्किटेक्ट रहेगा। सियोंग कहता है हाँ बिल्कुल, पर अब तू बता, मान ले तुझे ग्रिप में वापस जाने का मौका मिला तो क्या तू जाएगी। रियू कहती है बिल्कुल नहीं। सियोंग कहता है एक और जवाब दे कि अगर तुझे अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करने के पहले टाइम में जाने का मौका मिला तो फिर तेरा क्या फैसला होगा। जिस पर रियू कहती है कि मैं उस टाइम में जाना ही नहीं चाहूंगी। ये बोलते ही उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है, पर सियोंग उसे होल्ड कर लेता है और कहता है सब ठीक है। जिससे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये लोग अपने हाई स्कूल के फाइनल ईयर में थे। तब सियोंग, रियू और मोयोंग इन तीनों ने टाइम कैप्सूल में 10 साल बाद अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कुछ लिखा था, जिसमें सियोंग ने रियू के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा था जिन्हें वो कभी रियू को बता ही नहीं पाया था। यानी वो रियू को पसंद करता था। तो उस लेटर में उसने लिखा था कि 10 साल तो बहुत दूर है, पर तब तक शायद तूने अपने दिल की बात रियू को बता दी होगी। तो इसी के साथ एपिसोड 3 का एंड यहीं पर होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सियोंग रियू से पूछता है कि मान लो अगर तुम अपने एंगेजमेंट कैंसिल करने के पहले के टाइम में जा सकी तो फिर क्या तुम्हारा फैसला वही रहेगा। इस पर रियू कहती कि मैं उस टाइम पे जाना ही नहीं चाहूंगी। ये बोलते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। सियोंग उसे होल्ड कर लेता है, लेकिन तभी रियू उसके फेस पे ही छींक देती है। इससे सियोंग को तो बड़ा गुस्सा आता है। फिर दोनों पूल से बाहर आते हैं। सियोंग हमेशा अपनी कार में एक्स्ट्रा कपड़े रखा करता था, वही वो रियू को भी पहनने के लिए देता है, पर सियोंग के कपड़े उसे बहुत बड़े हो रहे थे। जो देख सियोंग उसे टीज करते हुए कहता है कि तू कितनी छोटी है। जो सुन रियू तो उसे मारने ही लग जाती है, पर सियोंग उसे अपने पास ही नहीं आने देता। रियू से वो टाइम कैप्सूल मांगती है तो सियोंग उसे पहले मारना बंद करने के लिए कहता है। फिर दोनों बैठकर टाइम कैप्सूल खोलते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही लेटर्स थे। उनका लेटर गायब था, इसलिए पहले दोनों अपने अपने लेटर्स पढ़ने लगते हैं। रियू को तो अपने लेटर पढ़ के एम्बैरेसिंग ही लगता है। सियोंग अपना लेटर पढ़ के शॉक्ड होता है क्योंकि उस लेटर में उसने रियू को अपनी फीलिंग्स बताने की बात लिखी थी। जो देखकर वो जल्दी से लेटर को फोल्ड कर देता है। रियू अब उसका लेटर पढ़ना चाहती थी क्योंकि सियोंग ने भी रियू का लेटर पढ़ लिया था, पर अब तो सियोंग उसे अपना लेटर नहीं दिखा सकता था, इसलिए वो अपना लेटर लेके भागने लग जाता है। रियू भी उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन सियोंग उससे भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। सीधे अपने रूम आकर उस लेटर को फिर से पढ़ने लगता है। इसे पढ़कर वो तो शॉक्ड होता है क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो 10 साल पहले सियोंग को पसंद करता था, उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। तो वो लेटर को बेड पे फेंक के किया था कि क्या मैं पागल था, तब मैं एक टीनेजर था शायद, इसीलिए मुझे वैसी फीलिंग्स आई होगी। लेकिन उसे बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है अभी ये देखकर। वो अगेन अपने आप को मनाने लग जाता है कि शायद मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए खराब हो गया होगा, तभी मैंने ये सब लिखा होगा। अभी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो फीलिंग्स तभी खत्म हो गई थी। ये बोलकर वो अपने आप को मनाता है, उस लेटर को फोल्ड करके रख देता है। इधर रियू को उस लेटर में भी अपने ड्रीम के बारे में कुछ भी हिंट नहीं मिला क्योंकि उसने स्कूल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स की तरह ही कुछ सोचा ही नहीं था कि उसे फ्यूचर में क्या करना है। अगले दिन सियोंग की मॉम ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है क्योंकि उनकी छुट्टी खत्म होने वाली थी और उनकी ड्यूटी किसी नए देश में पड़ती। सियोंग के डैड जल्दी घर आते हैं, पर घर में कुछ भी खाना नहीं मिलता क्योंकि सियोंग और उसके डैड घर पे बहुत कम ही खाना खाते थे, इसलिए सियोंग की मॉम घर पे खाना बनाते ही नहीं थी। सियोंग ऑफिस जाते हुए रियू से मिलता है, जहाँ रियू बताती है कि वो अपने ड्रीम को बुक पढ़ के ढूंढना चाहती है। वो उसे बहुत सारी जॉब्स के बारे में बताने लग जाती है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या बनना चाहिए। रियू कुछ भी बोले जा रही थी, इसलिए सियोंग उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। रियू तो उसके पीछे पीछे ऑफिस भी आ जाती है, कॉफी पीकर सियोंग उसे जाने के लिए कहता है, पर रियू के पास तो और कोई काम ही नहीं था, इसलिए वो बहाना बना के यहीं पे रुकने का कोशिश करती है। तभी म्योंग आकर बताता है कि उन्हें ग्रिप कंपनी ने कांटेक्ट किया, सियोल में वो लोग अपना ऑफिस बनाने वाले हैं और खास उन्होंने हमें चूज किया उनके सियोल के ब्रांच ऑफिस के लिए, और हमारे साथ एच आर्किटेक्चर फर्म को भी चूज किया है। इसका भी प्रपोजल सबसे अच्छा होगा, वो लोग उन्हें ही वो प्रोजेक्ट देंगे। ग्रिप का नाम सुनकर रियू का फेस उतर जाता है। अब सियोंग कहता है कि एच आर्किटेक्चर फर्म जैसे टॉप क्लास के फर्म के साथ उन्होंने हमारे स्टार्टअप को चूज क्यों किया। म्योंग कहता है हमारे काम को देखकर, और यूएस में मेरा एक दोस्त ग्रिप के साथ काम करता है, उसने ही हमारी कंपनी को रिकमेंड किया है, इसलिए हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने पर्सनली हमें ईमेल भेजा है जिसका हमें जल्द से जल्द
रिप्लाई करना है। तो ये तीनों ईमेल पढ़ने बैठ जाते हैं। सियोंग और मियोंग दोनों को ही बहुत कम इंग्लिश आती थी, इसलिए बिजनेस रिप्लाई दोनों नहीं लिख सकते थे। पर रियू को तो इन सब के बारे में पता था। इवन वो मेल को देखकर ही बता देती है कि ये जेनिफर ने भेजा है और ये छोटी से छोटी बात का ध्यान रखती है। ग्रिप का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, इसलिए उसी स्टैंडर्ड का रिप्लाई तुम लोगों को देना होगा। ये सुनकर मियोंग कहता है कि मिस रियू, आप भी तो यूएस में ही काम करती थी ना, आपकी कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। रियू बताती है कि मैं ग्रिप में ही काम करती थी। जो सुन मियोंग तो बड़ा ही सरप्राइज्ड होता है और रियू से ही हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है। पर सियोंग नहीं चाहता था कि रियू अनकंफर्टेबल फील करे, इसीलिए कहता है कि रियू को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं आज ही कोई अच्छा इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करूंगा, उसके बाद रिप्लाई कर दूंगा। रियू कहती है मुझे भी कुछ ढूंढना है, इसीलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ। पर मियोंग उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लग जाता है और वो सियोंग की मदद भी करना चाहती थी, इसीलिए वो मान जाती है और मेल का रिप्लाई कर देती है। तो दोनों साथ में बैठकर काम कर रहे थे और इन पर छुपकर नजर रख रही थी लीना, क्योंकि उसे शक था कि कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। मियोंग उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बस बचपन के दोस्त हैं। सियोंग रियू से पूछता है कि तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना फिर से ग्रिप के साथ इन्वॉल्व होने में। रियू कहती है मन तो नहीं कर रहा था। सियोंग कहता है फिर क्या मेरे लिए तू ये कर रही है? रियू कहती है हाँ और नहीं तो क्या, तुझे प्रॉब्लम में छोड़कर तो मैं नहीं जा सकती ना। मैंने रिप्लाई कर दी है तो चलो अब खाने के लिए चलते हैं, क्योंकि तूने सुबह सुबह सैंडविचेस खाए हैं। पर सियोंग कहता है उसे बहुत काम है इसलिए वो नहीं जा सकता। रियू उस पे चिल्लाने लग जाती है कि काम के चक्कर में भूखा तो मत रहे। सियोंग कहता है कि अगर तेरा काम हो गया तो तू घर जाना। रियू कहती है मैं तो नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं अपने साथ कॉमिक्स लेकर आई हूँ जिन्हें पढ़कर मैं अपनी ड्रीम को ढूंढूंगी। ये बोलकर वो फिर से शुरू हो जाती है, क्या मुझे बास्केटबॉल कोच बनना चाहिए? सियोंग कहता है तुझे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता और फिर से शुरू मत कर दे, घर जाके आराम करना, मुझे डिस्टर्ब मत कर। सियोंग की मॉम मिनिस्ट्री में पहुंचती है, जहाँ वाइस मिनिस्टर उन्हें कहते हैं कि वो जल्दी उन्हें बता देंगे उनकी अगली ड्यूटी कहाँ पड़ने वाली है। इधर मोयूम एक शॉप में ड्रिंक लेने आई थी और उसी ड्रिंक पे सेम टाइम पे दानो भी अपना हाथ रख देता है। अब दोनों यहाँ एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड होते हैं। मोयूम से पूछती है कि वैसे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? दानो कहता है कि मैंने पता लगाया, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी की मदद नहीं भूलता। ऐसे क्या तुम यहीं आसपास रहती हो? मोयूम हाँ कहती तो दानो बताता है कि मैंने भी रिसेंटली यहाँ शिफ्ट किया। चलो अच्छी बात है, अब हम लोग मिलते रहेंगे। दोनों ने अभी भी कैन को पकड़ा हुआ था, इसलिए मोयूम से कहती कि अब तो कैन से हाथ हटा दो, क्योंकि ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है और ये आखिरी कैन बचा है। पर दानो को भी यही ड्रिंक पसंद था, इसलिए वो तो इसे देने से मना कर देता है। मोयूम कहती है मैंने इस पे पहले हाथ रखा, इसलिए ये तो मेरा हुआ ना। वैसे भी ये इतनी एनर्जेटिक ड्रिंक है कि ये पूरे दिन की थकान मिटा देती है। मैं इसे पिछले 20 साल से पी रही हूँ और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए इसे मेरे लिए छोड़ दो। इस पे दानो कहता है कि मैं तो इसे 21 साल से पी रहा हूँ। यहाँ पे सियोंग और रियू आ जाते हैं, जो इन दोनों को देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं। सियोंग को हाई करने के लिए अपना हाथ हटा लेता है, इसीलिए मोयूम को ड्रिंक मिल जाती है। फिर दानो ने यहाँ शिफ्ट होने के बारे में बताता है। हमें यहाँ पता चलता है कि दानो असल में एक न्यूज रिपोर्टर है। असल में उस दिन दानो सियोंग से उसकी स्टोरी कवर करने के लिए मिला था। रियू कहती है कि ये काफी सरप्राइजिंग है, तुम सियोंग और मोयूम दोनों को ही जानते हो। मोयूम से थैंक्स कहती है ये ड्रिंक उसे देने के लिए। दानो कहता है मैंने तुम्हें ये दिया नहीं, मैंने जब सियोंग को हाई कहा तब तुमने छीन लिया। रियू कहती है तुम दोनों का टेस्ट कितना सिमिलर है। दानो कहता है कि हालांकि हम पहली बार मिले, पर रियू मैंने तुम्हें पहले कहीं तो देखा है जो मुझे याद तो नहीं आ रहा। रियू कहती है मैं 10 साल कोरिया में नहीं थी, पर शायद मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ इसीलिए शायद ऐसा है। सियोंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं बोलते रियू, इसलिए लोग तुम्हें पत्थर भी मार सकते हैं। उनका झगड़ा शुरू ही होने वाला था, इसलिए दानो सॉरी कहता है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। वैसे तुम तीनों बचपन के दोस्त हो? सियोंग कहता है हाँ कह सकते हो, असल में हम तीनों की मॉम स्कूल फ्रेंड्स हैं, इसीलिए हम तीनों भी बचपन से ही दोस्त हैं। सियोंग उससे पूछता है कि वैसे तुम इससे पहले कहाँ रहते थे? अब इस सवाल को दानो थोड़ा अवॉइड कर देता है और उसे कोई काम याद आ गया कहकर अचानक से चला जाता है, जिससे मोयूम को तो उस पर डाउट होने लगता है। उस बारे में ही बात करते हुए आ रहे थे। सियोंग उन्हें कहता है कि वो उसकी पर्सनल चॉइस है, शायद वो हमें नहीं बताना चाहता हो। और मोयूम कहता है कि ये काफी सस्पिशियस लग रहा है। अभी रियू मोयूम को टाइम कैप्सूल में से उसका लेटर गायब होने के बारे में बताती है। मोयूम बताती है कि मैंने कुछ दिन पहले ही उसे निकाल लिया था। तो रियू से पूछती कि क्या तूने हम दोनों के लेटर्स पढ़े थे? मोयूम कहती हाँ। तो रियू पूछती कि सियोंग धोखेबाज के लेटर में क्या लिखा था? इसने मेरा लेटर तो पढ़ लिया पर इसने अपना लेटर मुझे नहीं दिया। अब मोयूम ने पढ़ लिया था इसीलिए उसे पता चल चुका था रियू के लिए सियोंग के फीलिंग्स के बारे में, इसलिए सियोंग काफी घबरा रहा था, जिसे देखकर मोयूम बहाना कर देती कि मुझे याद नहीं है उसने लेटर में क्या लिखा था। सियोंग तो कॉल का बहाना करके निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि मोयूम ने सच नहीं बताया इसीलिए वो उनके साथ ही आ जाता है। तो अगले दिन सियोंग के ऑफिस में रियू ग्रिप रिप्रेजेंटेटिव के साथ वीडियो कॉल के थ्रू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करती है और ग्रिप कंपनी से कुछ लोग पर्सनली इनके साथ मीटिंग करने के लिए कोरिया आएंगे, इसीलिए ये लोग मीटिंग डेट फिक्स करते हैं, जिसमें सभी लोग बड़ा खुश होते हैं। मियोंग स्पेशली थोड़ा ज्यादा ही खुश होता है। तो ये दोनों तैयारी में बिजी हो जाते हैं, लेकिन इनका वीडियो कॉल अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, इससे रियू को उनकी बातें सुनाई दे जाती है। इसमें वो लोग कह रहे थे कि ये बस एक फॉर्मेलिटी मीटिंग है, क्योंकि ये कंपनी एक स्टार्टअप है, इसीलिए ये लोग एज आर्किटेक्चर फर्म के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी रिकमेंडेशन है इसलिए हमें मिलना तो पड़ेगा, ऐसे भी जाकर तो इन्हें मना ही करना है। इस सुनकर रियू को बहुत ही बुरा लगता है, गुस्सा आता है। इधर हम देखते हैं कि दानो तो असल में मोयूम के घर के पास वाले घर में ही रहता है। मोयूम की मॉम जब एक भारी बॉक्स उठाकर अपने ऑफिस की ओर आ रही थी, तभी दानो उनकी हेल्प करने आता है और वो ये भारी बॉक्स उठाकर उनके ऑफिस तक छोड़ आता है, क्योंकि मोयूम की मॉम से शिफ्ट करते टाइम में उसकी मुलाकात हो गई थी। इधर मोयूम को कंफर्म हो जाता है दानो सच में एक न्यूज रिपोर्टर है।
तो मोयम सुबह सुबह पार्क की ओर से घूमकर आ रही थी, तभी वो एक छोटी बच्ची को कुछ ढूंढते हुए देखती है, तो उसकी मदद करने आती है। पूछने पर वो बच्ची बताती है कि वो क्रॉप सर्कल्स ढूंढ रही है, जो कि असल में मूवीज में एलियन ट्रेसेस दिखाने के लिए यूज होते थे। बच्ची बताती है कि मैंने कल रात आसमान में कोई चमकती हुई चीज देखी थी, जरूर वो एक यूएफओ था, मैंने देखा था वो चमकती हुई चीज यहीं कहीं गिरी थी। ये सुन मोयम तो बड़ा सरप्राइज होती है, उससे पूछते कि क्या तुम एलियंस में बिलीव करती हो? मैं भी करती हूँ, क्या कर वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी। बच्ची तो उसे प्रूफ भी देने लग जाती है एलियंस के होने का। जो सुन मोयम कहती है कि तुम सच में जीनियस हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। और बच्ची कहती है कि मैं अकेले कर लूंगी, क्योंकि मेरे डैड ने कहा है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करने को, इसीलिए आप चली जाओ। ये बोलकर वो अकेले ढूंढने लग जाती है। मोयम तो इस छोटी बच्ची की बात से बहुत इंप्रेस होती है। दानो मोयम के मॉम के ऑफिस में बॉक्स रख देता है। अभी वहाँ रियू की मॉम भी आती है, तो वो उनसे भी अपना इंट्रो करता है, फिर चला जाता है। रियू की मॉम को तो दानो बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए वो मोयम की मॉम से कहती है कि ये दानो एक रिपोर्टर है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा दिखता भी है, रियू के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी ना? मोयम की मॉम कहती है कोई चांस नहीं है, इसका रीजन वो बता नहीं जाती, पर एक कॉल आ जाता है, इसीलिए उनके ऐसा कहने का रीजन पता नहीं चलता। पर मॉम को तो दानो रियू के लिए बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। इधर मोयम सॉसेज खाते हुए आ रही थी, तभी वो फिर से उसी बच्ची को देखती है जो अभी भी क्रॉप सर्कल्स ढूंढ रही थी। अब बच्ची को भूख लगी थी, इसीलिए मोयम उसे सॉसेज ऑफर करती है, लेकिन बच्ची मना करते हुए कहती है कि मेरे डैड ने किसी भी स्ट्रेंजर के पास से कुछ भी खाने को मना किया है। तो फिर मोयम उसे चॉकलेट देती है। तो बच्ची कहती है कि चॉकलेट दिखाकर आप मुझे किडनैप करना चाहती हो, पर मेरे डैड ने मुझे बताया है चॉकलेट खिलाकर स्ट्रेंजर्स बच्चों को किडनैप करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाली हूँ, इसीलिए चली जाओ वरना मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। ये बोलकर वो पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल करने ही जा रही थी, तो मोयम उसे रोकते हुए कहती है कि डोंट वरी, मैं अभी पुलिस के साथ ही काम करती हूँ और हमारा इमरजेंसी नंबर है 119, वो एम्बुलेंस जैसी गाड़ी देखी है ना? ये बोलकर मोयम सायरन की आवाज निकालने लग जाती है। इस पे बच्ची कहती कि तो आप एक पैरामेडिक हो। बच्ची कितनी अवेयर थी ये देखकर मोयम काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। इधर यू सियोंग से खाना खाने के लिए चलने कहती है, लेकिन सियोंग तो मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाने में बिजी था, इसलिए उसे जाने के लिए कहता है, जिस पर यू गुस्से में कहती कि कोई जरूरत नहीं है करने की, उन फ्रॉड्स के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सियोंग कहता है क्या बकवास कर रही हो? तो रियू से बता देती कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो लोग तुम्हारी कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं देंगे, उन्होंने ऑलरेडी एज आर्किटेक्चर फर्म को सिलेक्ट कर लिया है और तुमसे बस फॉर्मेलिटी के लिए मिलने आने वाले हैं। शायद वो लोग तुम्हारे आइडियाज को चुरा भी सकते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था तब मैंने उनकी बातें सुन ली थी, इसीलिए इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सियोंग उसे इस बारे में म्योंग को बताने से मना करता है और तुमने ऐसा कुछ नहीं सुना यही मान लो, भले ही तुमने उनकी बातें सुन ली पर ऑफिशियली हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है, इसीलिए मुझे ऑफिशियली हमारा काम तो करना ही होगा। रियू से समझाती है कि तू बेकार मेहनत कर रहा है, हम सबको पता है तू कितना केपेबल है और वो ग्रिप वाले तेरा प्रेजेंटेशन अच्छे से देखेंगे भी नहीं, तो क्या फायदा ऐसे दिन रात एक करके मेहनत करने का? सियोंग उसे कहता है कि चाहे कितने भी मुश्किलें हों, पर मैं आधे अधूरे मन से काम नहीं करता, मैं हमेशा अपना बेस्ट देते आया हूँ, अनाज भी दूंगा। रियू उस पे चिल्ला के कहती है कि बेकार की जिद क्यों कर रहा है, मैं जानती हूँ उन लोगों को वो लोग कितने बुरे हैं, उन्हें किसी की मेहनत नहीं दिखती, बेकार मेहनत क्यों कर रहा है? इस पे सियोंग कहता है कि तू शायद मुझे नहीं जानती और मेरे हार्डवर्क की वजह से तुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। रियू भी गुस्से में कहती कि तो फिर मैं भी इन सबसे बाहर हूँ और उसे बताकर जाती कि मिस्टर म्योंग भी ये जानना डिजर्व करते हैं। इधर लीना एक जिम में आती है जहाँ रियू का भाई डोंगजिन ट्रेनर था। लीना को देखकर वो उसे पहले ही डिस्करेज करने लग जाता है, उसे इस जिम के बुरे कंडीशन के बारे में बताकर इवन बॉस की चुगली भी करने लग जाता है। लीना उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देती। डोंगजिन का बॉस उसे साइड हटाता है और लीना को साइन अप कराने के लिए ऑफिस ले जाता है। इधर मोयम रियू को उस बच्ची के बारे में बताती है और वो उसका नाम या पता पूछना भूल गई थी, इसीलिए उसे थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसे दोबारा मिलना चाहती थी। तो दोनों यहाँ डिनर करके वॉक पे चलने की बात करते हैं। मोयम सियोंग को भी बुलाने के लिए कहती है, लेकिन रियू तो उसे मना करते हुए कहती कि अगर वो आया तो मैं तेरे साथ नहीं जाने वाली। मोयम समझ जाती है कि दोनों में फिर से थोड़ी फाइट हो गई है। इधर ऑफिस में म्योंग पूरे जोश के साथ काम कर रहा था, उनके प्रेजेंटेशन को और इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छे आइडियाज भी देता है, सच में बहुत ही यूनिक थे और उसे तो यकीन था कि ग्रिप इनकी कंपनी को ही चूज करेगी। अब यहाँ सियोंग को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि अगर जैसा रियू ने कहा वैसा ही हुआ तो म्योंग को भी बहुत बुरा लगेगा और उसकी मेहनत भी बर्बाद होगी। लेकिन सियोंग अभी उसे डिस्करेज नहीं करना चाहता, इसलिए उसे नहीं बताता है, अपना काम कंटिन्यू रखता है। मोयम अगले दिन एक कन्वीनियंस स्टोर में जाती है जहाँ वो एक टॉफी लेने जाती है, लेकिन फिर से दानो और मोयम एक ही साथ उस टॉफी को निकालते हैं। तो दोनों इस बार एक दूसरे को चिढ़ते हुए कहते हैं कि वो रिपोर्टर तुम फिर से। दानो कहता है हमारा टेस्ट इतना कैसे मिलता है? मोयम कहती है इस बार पक्का मैंने पहले हाथ रखा था, इसीलिए ये टॉफी मुझे दे दो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, सिर्फ मैं ही इसे खाती हूँ। इवन ये स्टोर वाले भी सिर्फ मेरे लिए इस फ्लेवर की टॉफी को लाते हैं। इस पे दानो कहता है कि तो आज से इनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, पर तभी एक पार्ट टाइमर फ्लेवर की टॉफी का बॉक्स ले आती है, इसे दोनों ही खरीद के बाहर चले आते हैं। बाहर आकर दानो उसे अपनी कार में लिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन मोयम मना कर देती है। नोटिस करती है कि ये कार तो उसी मड फ्लैट वाले की है, इसने ट्रैफिक क्लियर करने में हेल्प की थी, तो वो इससे इंप्रेस हुई थी, लेकिन अब वो चिढ़ जाती है क्योंकि बार बार दानो इसकी फेवरेट चीजें छीनने आ जाता है। दानो घर आके अपने सामान की अनपैकिंग करने लगता है, इसमें उसे एक कैमरा मिलता है, तो कैमरे की मेमोरी कार्ड में उसे 2007 और 8 में हुए ओलंपिक सिलेक्शन मैचेस का वीडियोस एंड फोटोज मिलते हैं, जिसमें नेशनल स्विमिंग कंपटीशन की भी फोटोज थी जो सियोंग ने जीता था। तो उस मैच के दौरान दानो ने सियोंग के भी काफी सारे फोटोज खींचे थे, तो इन्हीं फोटोज में से एक में सियोंग और रियू की भी साथ में फोटो थी। तभी दानो ने रियू को सियोंग के साथ पहली बार देखा था, इसलिए उसे रियू जानी पहचानी लगी थी। जैसे सियोंग मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था, जाते हुए वो रियू के दिए हुए पौधे पे पानी भी दे जाता है। तभी दानो उसे रियू के साथ वाली फोटो भेजता है और उसे इस कोइंसिडेंस के बारे में बताता है। तो म्योंग सियोंग से रियू के बारे में पूछता है, सियोंग कहता है वो नहीं आ रही है, लेकिन ऑफिस से बाहर आते ही रियू
को वो लोग सामने देखते हैं तो रियो उनके साथ मीटिंग वाली जगह पहुंच जाती है। सियोंग उससे पूछता है कि तू तो नहीं आने वाली थी। रियो कहती है कि क्योंकि मुझे तेरी चिंता हो रही थी कि कहीं उनकी इंग्लिश तेरे सर के ऊपर से ना निकल जाए। अगर उन्होंने तुम्हें इंग्लिश में गाली दिया तब भी तू कुछ नहीं समझ पाएगा, इसलिए मैं आ गई। कम से कम उन्हें उन्हीं की भाषा में गाली तो दे सकती हूँ। सियोंग कहता हाँ, गाली देने में तो तू एक्सपर्ट है। तो ऐसे ही नोक-झोंक में फिर से दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी यहाँ ग्रिप वाले आ जाते हैं, जिसमें से एक क्रिस नाम का बंदा होता है जो कि ग्रिप का चीफ प्रोडक्शन डिजाइनर था। रियो उसके साथ भी काम कर चुकी थी पर वो उनको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लगती। इवन मीटिंग में भी वो गुमसुम रहती है। क्रिस तो रियो की कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगता है। वो आगे कहने लगता है कि रियो हमारी बेस्ट एम्प्लॉय थी, वो अकेले कई लोगों का काम कर देती थी, पर पता नहीं अचानक एक दिन क्या हुआ, कोरिया जा रही है कहकर वापस चली आई। इसीलिए हम सब थोड़े डिसअपॉइंट थे, पर इसे फिर से देखकर हम काफी सरप्राइज्ड हैं। तो जेनिफर थी इन सब की लीडर, इसके साथ 2 और एम्प्लॉय आए थे। क्रिस, ये दोनों और रियो चारों असल में एक ही टीम में काम करते थे, जहाँ ये तीनों रियो से अपना सारा काम करवाते थे। के झूठे दोस्त बनकर उसकी तारीफ करके और उसके भोलेपन का फायदा उठाकर ये तीनों हमेशा उससे अपना काम निकलवाते थे। लेकिन एक दिन रियो ने इन तीनों की बातें सुन ली थी, जहाँ ये तीनों रियो का ही मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो आसानी से इनकी बातों में आ जाती थी। ये लोग अपना सारा काम उससे करवा कर खुद पार्टी करने जाते थे। रियो को यही सब बार बार याद आ रहा था, इसीलिए उसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो वॉशरूम का बहाना करके बाहर आती है। इधर प्रेजेंटेशन भी खत्म होता है। जेनिफर क्रिस से बात करने के लिए बाहर आती है, जहाँ जेनिफर को तो इनका प्रपोजल बहुत ही अच्छा लगता है। इवन एच आर्किटेक्चर फर्म से भी अच्छा होता है। लेकिन क्रिस कहता है कि ये लोग अभी नए हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जैसा हमने डिसाइड किया था एच आर्किटेक्चर फर्म को ये प्रोजेक्ट देना चाहिए। तो जेनिफर मीटिंग रूम के अंदर आ जाती है। अब रियो ने इन दोनों की ये बातें भी सुन ली थी। तब क्रिस फिर से रियो को परेशान करने लगता है। और यहाँ क्रिस की बातों से हमें पता चलता है कि 3 साल पहले रियो के साथ कुछ तो हुआ था, जिस बारे में सुनते ही रियो को तो गुस्सा आ रहा था, पर ये क्रिस तो उसे मैनिपुलेट करने ही लगा था। इवन उसे कहता है कि तुम तो मेरी जेनी थी, स्मार्ट, पंक्चुअल, एआई से तुम कम नहीं थी, तुम हमें छोड़कर चली आई थी, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा था, इतनी आसानी से हमारी बातों में आ जाती थी, याद है ना तुम्हें। ये कहकर वो उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। जिसे सियोंग देख लेता है तो वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ के उसे पीटने जाता है। तो क्रिस उसे ही धमकी देने लग जाता है कि तू शायद जानता नहीं तूने किसका कॉलर पकड़ा है, मैं चाहूँ तो तेरी कंपनी को बर्बाद कर सकता हूँ। जो सुन रियो उन्हें छुड़ाने आती है, पर क्रिस तो उन्हें गाली दे रहा था, जिससे सियोंग को तो और गुस्सा आता है। रियो उसे पीछे करके क्रिस से माफी मांगते हैं, उसे कहती है कि सब मेरी वजह से हुआ है, इसीलिए मैं इनकी कंपनी का काम छोड़ रही हूँ, मैं जो भी कहना है मुझे कहो, इनकी कंपनी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। पर यकड़ू क्रिस तो उनकी इंसल्ट करने लग जाता है। इवन रियो को माफ करने के लिए उसे प्लीज करके रिक्वेस्ट करने के लिए कहता है। अब रियो को तो और गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो उसे खींच के लगाती है और कहती है प्लीज तू मेरी सैंडल भी नहीं कहेगी। ये बोलकर उसके घुटने में खींच कर मारती है और कहती है पहला थप्पड़ मेरे दोस्तों को इंसल्ट करने के लिए और दूसरी लात एक फॉर्मर कलीग की ओर से, जैसे कैरेक्टरलेस और बेशरम आदमी को। क्रिस तो डर के मारे चुप हो जाता है, पर कुछ कहने जाए इससे पहले रियो कहती है याद रखना, अगर तूने इनकी कंपनी के साथ कुछ भी किया, तूने जो घोटाले किए हैं उनके प्रूफ ढूंढने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, तेरे खिलाफ सारे प्रूफ मैं जब चाहे ग्रिप भेज सकती हूँ, इसीलिए याद रखना। ये बोलकर वो चली जाती है। सियोंग उससे बात करने जाता है, पर रियो कहती है कि वो अभी थोड़ी देर अकेला रहना चाहती है, लेकिन सियोंग उसे दूर से फॉलो करता है। अब हील्स की वजह से रियो को पैर में दर्द हो रहा था, इसलिए सियोंग उसके लिए स्लीपर्स ले आता है। रियो उसे क्रिस एंड गैंग के बारे में बताती है, कहती है कि शायद मेरी ही गलती थी, इसीलिए मैं कंपनी छोड़ छाड़ के चली आई। सियोंग कहता है तेरी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने जो तेरे साथ किया वो हरासमेंट था, तो बस उन्हें दोस्त समझकर काम कर रहे थे, इसीलिए अपने आप को ब्लेम मत कर। रियो को अभी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए सियोंग उसे अपने साथ कर्स वैली में ले जाता है, जहाँ वो लोग मानते थे कि अगर लॉक्स में पूरे दिल से कुछ भी लिखकर यहाँ रखा जाए तो वो सच हो जाते हैं। इसलिए सियोंग एक लॉग उठाकर क्रिस के बारे में उल्टा सीधा लिखने लग जाता है, क्रिस एंड गैंग के साथ क्या क्या बुरा होना चाहिए। इस देर में रियो भी उसे ज्वाइन करती है और दोनों मिलकर उन सब के बारे में बहुत बुरा भला लिख देते हैं, जिससे रियो को भी अब काफी अच्छा लगता है। रियो कहती है कि इन्होंने के-पॉप और के-ड्रामा बहुत देखा होगा, पर अब इन्हें के सुपरस्टिशंस के बारे में पता चलेगा। ये बोलकर दोनों ही काफी खुश होते हैं। रियो सियोंग से कहती है कि आज तूने तो इम्प्रेस कर दिया। सियोंग कहता है कि ये मत बोलने की तू मुझे पसंद करने लगी है, वरना तुझे भी कर्ज दे दूंगा। रियो से बकवास बंद करने के लिए कहती है और बताती है कि तूने जिस तरह से अपना प्रेजेंटेशन रखा, सब कुछ जानकर भी उससे मैं इम्प्रेस हुई, इसीलिए अब मैंने भी ठान लिया कि मैं भी अपने ड्रीम को ढूंढ कर रहूंगी। तभी इन्हें म्योंग का कॉल आता है, जो इन्हें खुशखबरी देता है कि हमें ग्रिप का प्रोजेक्ट मिल गया, पर इस ब्रांच ऑफिस का नहीं, बल्कि ग्रिप के एक फ्लैगशिप स्टोर का, जो इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है। सियोंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, तो म्योंग बताता है कि जेनिफर को हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा और रियो को एक खुशखबरी भी बता दे, उस क्रिस को भी कंपनी से निकाल दिया गया है। इसमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब क्रिस को मार पड़ी थी, तब वो मीटिंग रूम में आकर म्योंग पे चिल्ला रहा था, उसकी इंसल्ट करके उसे धमकी दे रहा था, पर म्योंग ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। जिससे यहाँ एक और बड़ा रिविलेशन होता है। म्योंग इंस्टाग्राम पे ग्रिप के वाइस प्रेसिडेंट का फ्रेंड था, दोनों की कॉमन इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने एक दूसरे को फॉलो किया था, जिससे उनकी काफी बातें भी हुई थी और वो लोग अच्छे दोस्त बन गए थे। इससे कल ही उसे पता चला कि जिससे वो चैट कर रहा था वो तो ग्रिप का वाइस प्रेसिडेंट है और म्योंग ने ये सारा रिकॉर्डिंग उसे भेज दिया था, जिस वजह से क्रिस को निकाल दिया गया था और वो अब इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था। तो सियोंग ये दोनों गुड न्यूज रियो को बताता है, जिससे रियो तो शॉक्ड एंड बहुत ज्यादा खुश होती है। तो वो खुशी के हमारे सियोंग को गले लगा लेती है, जिससे एक फ्लैशबैक शुरू होता है 2007 स्विमिंग नेशनल्स का, जिस दिन रियो अकेले सियोंग को चेयर करने आई थी, जबकि उसका उस दिन एग्जाम था। तो सियोंग रियो को इस बारे में पूछने आता है। रियो कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, तेरा मैच जरूरी था।
तो सियोंग उसे एज ए थैंक यू एक फोन गिफ्ट करने की बात करता है, पर रियू मना कर देती है। तो सियोंग उसे अपना मेडल ही पहना देता है और इसी टाइम पे दानों ने इनकी फोटो खींची थी। तो दोनों बहुत ही हैप्पी होकर घर की ओर आने लगते हैं। तो यहाँ सियोंग का वॉइस ओवर सुनाया जाता है, जो सब इसने टाइम कैप्सूल वाले लेटर में लिखा था कि उस फाइनल मैच में मेरे मॉम डैड तक मुझे चीयर करने नहीं आए थे, पर रियू तो अपना एग्जाम छोड़कर मुझे चीयर करने आई थी। तब मुझे रियलाइज हुआ था कि मैं रियू को कितना पसंद करता हूँ। बचपन से लेकर अब तक कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था जब मैंने उसे पसंद नहीं किया हो, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उसे अपनी फीलिंग्स बताने की। मुझे डर था कि कहीं से हमारी दोस्ती ना खराब हो जाए, इसीलिए अभी नहीं, जब हम दोनों अपने 20s में होंगे तब मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन दोनों जब अपने 20s में आए, रियू तो यूएस चली आई थी अपने आगे की पढ़ाई के लिए। तो सियोंग एक बार रियू से मिलने यूएस आया था। दिन से लेकर रात तक रियू बस उससे बहुत सारी बातें करती है, उसे बताती कि यहाँ वो कितनी अकेली है, उसका कोई यहाँ दोस्त नहीं है। सियोंग उसे उसके मॉम के भेजे हुए सारी चीजें देता है, फिर में वो उसके सारे फेवरेट कॉमिक्स देता है, जिन्हें देखकर रियू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इमोशनल होकर कहती है कि तू सबसे बेस्ट है यार, ये बोलकर उसे गले लगा लेती है और थोड़ा रोने लगती है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। पर तभी वो सियोंग के करीब आने लगती है, इससे सियोंग की तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, लेकिन वो उसके कंधे पे सो जाती है। इसके साथ ही प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फिर से एक बार सियोंग की हार्ट बीट फास्ट होने लगी थी। इसी के साथ एपिसोड 4 का एंड यहीं पर होता है। तो सियोंग को लगभग रियलाइज हो ही चुका है कि वो अभी भी रियू को पसंद करता है। तो अब देखना है कि वो इसे एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगाता है, रियू को कब बताता है। इसके लिए हमें संडे तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये ऑनगोइंग ड्रामा है। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।